साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 9 का ई गवर्नेंस। और ये इसका 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस के साथ साथ अन्य चीज़ों की जानकारी भी देंगे। इससे पहले एमपी ई गवर्नेंस की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और बाकी सारी की सारी वीडियो आपको ई गवर्नेंस की जो है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी। यूनिट 9 के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, यूनिट 9 स्पेशल। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 71 क्या पूछ रहा है, तो वात्सल्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित हो रहा है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है गुना, ऑप्शन सी है होशंगाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजगढ़। तो कहां पर वात्सल्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि होशंगाबाद में वात्सल्य कार्यक्रम का जो है संचालन हो रहा है। तो किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है और किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, तो जिला प्रशासन होशंगाबाद द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में सुधार के लिए वात्सल्य कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, तो वात्सल्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक तो प्रौद्योगिकी के उपयोग में यहाँ पर बढ़ावा देना है, साथ ही साथ में जो बाल स्वास्थ्य है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उसके मापदंडों पर भी ध्यान देना है। वात्सल्य नाम से ही आपको क्रिएट हो जा रहा होगा, आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जा रही होगी कि वात्सल्य का अर्थ है बच्चों के देखभाल से संबंधित होगा ये कार्यक्रम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद में चालू किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 72 की ओर चलते हैं। देखिए, जो ई गवर्नेंस का टॉपिक है मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस, ये आपके एमपीजीके में भी काम आएगा, साथ ही साथ में यूनिट 9 का तो ये टॉपिक है ही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 72 है, भू डाटाबेस को डिजिटल करने के लिए मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? ठीक है, जितना भी जमीनी डाटाबेस है उन सबको डिजिटल करने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? ऑप्शन ए है जियो सर्च, ऑप्शन बी है जियो ग्राम, ऑप्शन सी है जियो पंचायत या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जियो सर्च के नाम से एक योजना चालू की गई है भू डाटाबेस को डिजिटल करने के लिए। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, भू डाटाबेस जिसमें ग्राम पंचायत, स्थान, प्रमुख सड़कें, रेलवे, वन और प्रमुख जल निकाय आदि को डिजिटल माध्यम से जो है उपलब्ध कराने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जियो सर्च नामक एक इनिशिएट चालू किया गया है। किसी भी गांव के मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर एक क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देखिए, ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज, अब हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं। देखिए, गांव में कितनी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ पर जल निकाय हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, वन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे उस जो गांव है उसके मानचित्र पर केवल एक क्लिक करेंगे और आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इनिशिएट किसने चालू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये चालू किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है वो पहली राज्य सरकार बन गई है, भारत की पहली राज्य सरकार है जिसने ये इनिशिएट उठाया है जियो सर्च के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, स्वान प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? SWAN। ऑप्शन ए है 24 अगस्त 2008, ऑप्शन बी है 22 अगस्त 2008, ऑप्शन सी है 23 अगस्त 2008 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 20 अगस्त 2008। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 23 अगस्त 2008 को स्वान प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो स्वान का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा और कब शुरुआत की गई, आइए सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो देखिए, स्वान का पूर्ण रूप है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में डाटा और वीडियो संचार के लिए राजधानी क्षेत्र में स्वान की स्थापना की है। इसके माध्यम से सभी जिलों एवं ब्लॉक को भोपाल के डाटा सेंटर से जोड़ना है। देखिए, हर एक जो ब्लॉक है और हर एक जिला है यहाँ पर एक डाटा सेंटर होता है, यानी कि उस जिले की पूरी जानकारी जो है वो आपको उस जिले के ऑफिस में मिल जाएगी, और किसी भी ब्लॉक की पूरी जानकारी आपको उस ब्लॉक के ऑफिस में मिल जाएगी, इसे BO ऑफिस कहते हैं। तो इन सारी जानकारियों को राजधानी से जोड़ने के लिए, राजधानी भोपाल से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वान नाम का एक इनिशिएट लॉन्च किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74 चलिए इसका आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं। ई गवर्नेंस के अंदर 3D का क्या अर्थ है? 3D आपने कई बार सुना होगा ई गवर्नेंस के अंदर, तो 3D का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है डिजिटल ID, ऑप्शन सी है डिजिटल लिटरेसी या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आइए पूरी 3D के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
तो देखिए, ई गवर्नेंस में 3D 3 पिलर के समान है, ठीक है। इसमें पहले डी का अर्थ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे डी का अर्थ है डिजिटल आईडी, वहीं तीसरे डी का अर्थ है डिजिटल लिटरेसी। अब सर ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? तो देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है कि जहाँ पर सारी डिजिटल चीज़ों को मतलब कि एक जगह पर स्थापित करने के लिए जो मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उस एक जगह को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा डी, तो दूसरे डी का यहाँ पर अर्थ है डिजिटल आईडी। अब देखिए, अगर आपके पास में वोटर कार्ड है और पैन कार्ड है, तो ये एक जो है हार्ड फॉर्म में है आपके पास में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएट लॉन्च किया जिसमें डी में ये बताया गया है, भारत सरकार के द्वारा भी चालू किया गया है कि आपकी जो भी आईडी है उसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा ना, तो डिजी लॉकर का क्या काम है? यही काम है कि सारी जो आपकी आईडी वगैरह है उसको आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो दूसरे डी का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? डिजिटल आईडी। और वहीं पर तीसरे डी का अर्थ है डिजिटल लिटरेसी। अब देखिए, सारी चीज़ें लॉन्च तो कर दी भारत सरकार ने, लेकिन आपको अगर उसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि कैसे इसको अपलोड करना है डिजिटल लॉकर में, डिजी लॉकर में, तो कैसे उस काम को कर पाएंगे? तो तीसरे डी का अर्थ है डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल साक्षरता। उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आपको कार्य करना है। तो ये प्रमुख 3D हैं जिन्हें ई गवर्नेंस का 3 पिलर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 75 है, प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 का उद्घाटन कब किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है 3 जनवरी 2016 को, ऑप्शन बी है 3 जनवरी 2017 को, ऑप्शन सी है 22 अगस्त 2016 को, ऑप्शन डी है 22 अगस्त 2017 को। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि 3 जनवरी 2016 को जो है आपका प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 का उद्घाटन किया गया था। तो आइए बताते हैं कब और किस सम्मेलन में इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रौद्योगिकी विजन 2035 का उद्घाटन 3 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किया गया था। तो आपको याद रखना है, 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रौद्योगिकी विजन 2035 का उद्घाटन किया गया था। इसमें 2035 तक भारतीयों की डिजिटल लाइफ का उल्लेख करते हुए उनकी आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है, और यह एक विजन प्रोग्राम है। विजन का अर्थ समझते हैं, मतलब हमारा एक सपना है कि 2035 तक भारतीयों की जो है डिजिटल लाइफ वो कुछ इस तरह से होगी जो कि आपके 2035 ई दस्तावेज में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा वनों के डेटाबेस को डिजिटल दिखाने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? अब यहाँ पर वनों की बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है भारत में, ठीक है। तो इन वनों को डिजिटल माध्यम से दर्शाने के लिए कौन सा एक इनिशिएट लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जियो मार्ट, ऑप्शन बी है जियो फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है जियो ग्रीनरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जियो सर्च। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जियो फॉरेस्ट के नाम से एक इनिशिएट लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा वन भूमि के डेटाबेस को डिजिटल माध्यम से दर्शाने के लिए जियो फॉरेस्ट की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश वनों के डेटाबेस को तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जहां पर भी मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी एक प्रश्न हम करा चुके हैं जिसमें भी जो है मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था, और यहाँ पर जो है डेटाबेस को तैयार करने वाला, वनों के डेटाबेस को तैयार करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेटाबेस के बारे में हमने आपको बताया है। बस आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर जाइए और जिस क्षेत्र का वनों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं उस क्षेत्र पर क्लिक कीजिए, पूरी जानकारी आपके सामने निकल करके आ जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 77 की ओर चलते हैं। तो 77 प्रश्न नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और किस एक मल्टीनेशनल कंपनी का संयुक्त उपक्रम है? देखिए, कोई भी अगर ऑनलाइन सर्विसेज अगर स्टार्ट की जाती है, कोई वेबसाइट अगर स्टार्ट की जाती है, तो एक ना एक कोई कंपनी उसके साथ में जरूर होती है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि एमपी ऑनलाइन जो चालू की गई है उसके साथ में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ में कौन सी एक एमएनसी कंपनी भी है? ऑप्शन ए है टीसीएस, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है एचसीएल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आईबीएम। आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो टीसीएस कंपनी है उसकी मदद से आपका एमपी ऑनलाइन चलाया जा रहा है। एमपी ऑनलाइन के बारे में तो जानते ही होंगे, काफ़ी बुरे अनुभव और अच्छे अनुभव दोनों होंगे आपको एमपी ऑनलाइन के बारे में, ठीक है। चलिए, जैसे हम कभी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही भरते हैं मध्य प्रदेश में। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा, का संयुक्त उपक्रम है। इसका गठन जुलाई 2006 में किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाना एमपी ऑनलाइन का कार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर चलते हैं।
तो प्रश्न नंबर 78 है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आधार आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है पैन कार्ड आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी है राशन कार्ड आइडेंटिफिकेशन। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है अगर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, अब ये प्रश्न आपसे दो तरह से आ सकता है। एक तो जो प्रश्न हमने आपको बोला है वो प्रश्न आ सकता है, दूसरा प्रश्न आएगा इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है। तो वो भी आपको आंसर नंबर सी ही लगाना है। सर क्यों ऐसा करना है, आइए देखते हैं। देखिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो बायोमेट्रिक के आधार पर ही बनाए गए क्या है, एक परिचय पत्र हैं। जब इन परिचय पत्रों को आप बनवाने जाएंगे तो आपका जो है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आप कहीं एग्जाम भी देने जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, उंगलियों की छाप ली जाती है, जो कि मुख्य होती है किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि उंगलियों की छाप है वो हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है। इस वजह से इसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में शामिल किया गया है। आंखों की रेटिना भी ली जाती है, सारी चीज़ें आपको पता होगी अगर आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो, ठीक है। चलिए 79 पर चलते हैं। एनजीईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको एनजीईपी की फुल फॉर्म भी बताएंगे और मुख्यालय भी बताएंगे कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि नई दिल्ली में एनईजीपी का मुख्यालय स्थित है। एनईजीपी की फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, एनईजीपी का पूर्ण रूप है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो याद रखिएगा एनईजीपी का फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसकी स्थापना 18 मई 2006 को की गई थी। अब इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, इसको जो मतलब जो इसका कार्य है, कैसे कार्य करेगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें कौन, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो इसका कार्यान्वयन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, कुल मिलाकर कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80, डिजिटल लॉकर में या डिजी लॉकर में किसका उपयोग करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है पैन कार्ड, ऑप्शन बी है आधार कार्ड, ऑप्शन सी है राशन कार्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी है ड्राइविंग लाइसेंस। और डिजी लॉकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, डिजी लॉकर क्या होता है, आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, तो डिजी लॉकर भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक डिजिटल लॉकर की सुविधा है, जिसके अंदर हम अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, परीक्षा का रिजल्ट, सभी जानकारी डिजिटल रूप से सेव कर सकते हैं। और भारत सरकार ने इसको मान्यता भी दी है। अगर आप कहीं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के नहीं गए हैं और आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है तो आप डिजी लॉकर में खोल करके उसको दिखा सकते हैं। भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो 10 MB का आपको स्पेस दिया गया है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें अपलोड करके रख सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। आधार कार्ड अगर आपके पास में होगा तभी आप डिजी लॉकर में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डिजी लॉकर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल लॉकर। याद रखिएगा, यह प्रश्न एनटीपीसी में अभी पूछा जा चुका है। चलिए, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि ई गवर्नेंस के प्रश्न कुछ इस तरह के आएंगे, जो कि आप बड़े सरल सरल प्रश्नों को लगा करके आप सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रश्न कुछ इस तरह के आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं MPPSC 2020 के लिए। और जो MPPSC आपका अगस्त 2021 में आने वाला है उसके लिए भी वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। तो बेहतर से बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।